हाय मित्रों। जैसा कि आपको पता है, मैं सतीश कुमार सिंह। सबसे पहले नमस्कार। एंड इस वेब सीरीज़ में मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ। आज मेरे कुछ पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं, मेरा ओपिनियन लेने इस पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, और स्पेशली मैं इस चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ अगेंस्ट वर्सेस द बिहार, राइट। बिकॉज अभी जो हम लोग देख रहे हैं कोरोना महामारी में इतने बड़े पैमाने पे जो हमारे मजदूर भाई लोग जो हैं वो पलायन कर रहे हैं, हर स्टेट से हर स्टेट में जा रहे हैं। आखिर ये सबसे बड़ी समस्या बिहार को ही क्यों है? आज इंडस्ट्रीज और रोजगार सृजन में हमारा स्टेट सबसे नीचे है। कुछ आंकड़े मैं पेश करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। 1980 1980 का मैं डेटा देख रहा था, तो पंजाब के ग्रोथ रेट से हमारे बिहार का ग्रोथ रेट आगे था, और अपने स्टेट में जितने लोगों को रोजगार देने की एक कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी कैपेसिटी थी। उसके बाद से धीरे धीरे इंडस्ट्रीज जो है वो बंद होती चली गई। इसका जिम्मेवार कौन है आखिर? यही आज का हमारा टॉपिक है, और इसी पे हम आप लोगों के साथ आज बात करेंगे। तो एक मुझे याद आ रहा है, एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। 1980 के बाद जब पॉलिटिक्स करवट ले रही थी और तथाकथित ये मंडल कमीशन से पैदा हुए कुछ नेता जो हैं जातिवाद के बीज को बो रहे थे, जातिवाद का बीजारोपण कर रहे थे, उस समय तो किसी को बुरा नहीं लगा, किसी को लगा कि इट्स केक वॉक है, हम इसको फिर से रिकवर कर लेंगे। लेकिन आज क्या सिचुएशन है? जितनी भी फैक्ट्रियां बंद हुई है, चाहे आप रोहतास जिला का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करूंगा, चूंकि मैं डिवाइडेड बिहार के बारे में आज बोलने वाला हूं। तो रोहतास जिला में एक जगह है डेयरी ऑनसन, इंडस्ट्रियल हब था किसी जमाने में। आज सारी फैक्ट्रियां वहां पे बंद पड़ी हुई हैं। मोतिहारी का चीनी मिल ले लीजिए। उद्योग के क्षेत्र में अभी का जो हमारा मौजूदा बिहार है उसमें कृषि प्रधान उद्योग जो 1990 में जो सिचुएशन थी उसके कंपैरिजन में आज के डेट में लगभग जीरो है। मेरे पास एक डेटा है, हम 1980 के दशक में 40% चीनी उत्पादन करते थे पूरे देश का। आज वो घट के 3 से 4% हो गया है। कौन जिम्मेवार है? हम जातिवाद के नाम पे, हम क्षेत्रवाद के नाम पे, हम बैकवर्ड के नाम पे, फॉरवर्ड के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पे, मेजोरिटी के नाम पे वोट दे देते हैं। क्या हम ये जानने का कोशिश किए हैं कि एक मामूली सा तनख्वाह पाने वाला विधायक इतने बड़े संपत्ति का मालिक कैसे हो जाता है? आखिर वो हमें नहीं लूटता, आपको नहीं लूटता, तो कहां से आती है इतनी संपत्ति? आज हमारे बिहार की जो पॉलिटिकल परिवेश हो गई है, जैसे तैसे एक टिकट मिल जाए, वो जीत जाए, विधायक हो जाए, कहानी खत्म। क्या हमने पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में किसी भी बिहार के नेता को नेशनल इशू पे बोलते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मजदूर आज मजदूरी कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जब इलेक्शन होगी, ये खुद आएंगे, जाति के नाम पे 100 रुपए लेके, दारू के नाम पे वोट देंगे, और वोट देके फिर चले जाएंगे। वहीं जाके रिक्शा चलाएंगे, वहीं जाके मजदूरी करेंगे, वहीं जाके ईंटा ढोएंगे जहां से आए हुए हैं। मेरे वीडियो संदेश जारी करने का एक ये मोटो है कि आखिर ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं अपने समाज को डेवलप कर पा रहे हैं? हम क्यों नहीं ये समझा पा रहे हैं कि सामाजिक न्याय के नाम पे जिस सरकार ने 15 साल शासन किया, उसके बच्चों के पास तो 2000 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन वो मोची जो 1990 में जहां पे अपना स्वरोजगार करता था, वो आज भी चप्पल सिलता है। कौन जिम्मेवार है? आखिर हम समाज में हम सब एकजुट नहीं होंगे, हम एक दूसरे की जरूरतों को समझ के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक विकास नहीं होगा।
समाज में जब तक जाति के नाम पे हम फूटते रहेंगे, हम ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। इलेक्शन के टाइम में तो लंबी लंबी बातें होती हैं। जितने भी इंडस्ट्रीज बंद हुए हैं वो 1990 के बाद से बंद हुए हैं। तो 1990 से 2005 तक का जो गवर्नमेंट था वो लालू प्रसाद का था। उसके बाद में सुशासन के नाम पे नीतीश जी आए। क्या एक एग्जाम्पल है हमारे पास किसी भी एक फैक्ट्री को ओपन किया गया हो? हमारे पूर्व सांसद अखिलेश सिंह हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रीज का शिलान्यास किए हुए थे, क्या वो चल पाया है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 के इलेक्शन में हमारे गृह जिला मोतिहारी आए थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि अगली बार जब आऊंगा तो मोतिहारी चीनी मिल के चीनी का चाय पी के जाऊंगा। तो क्या हमारे जो चंपारण का प्रतिनिधित्व करता है वो प्रतिनिधि उस चीज को वहां तक पहुंचा पाता है? अगर नहीं पहुंचा पाता है तो क्या प्रधानमंत्री जी इस बात को भूल गए हैं? आज बिहार पॉलिटिक्स की परिदृश्य ये है कि हम एक सामाजिक न्याय के नाम पे 15 साल एक सरकार को झेलें, सुशासन के नाम पे 15 साल दूसरे सरकार को झेलें। पिछले 6 से 7 साल तक हम मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। बिहार के 40 सीट 2019 में हमने मोदी जी को दिया है। बिहार को क्या मिला? स्पेशल पैकेज की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो पॉलिटिकल डिबेट है, वो मिल भी नहीं सकता है स्पेशल स्टेटस बिहार को, क्योंकि वैसा भौगोलिक परिदृश्य नहीं है। लेकिन क्या एक लालू प्रसाद के समाज का एक व्यक्ति जब तक लालू प्रसाद से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटाएगा कि आखिर आपने 15 साल में क्या किया, सामाजिक न्याय के नाम पे उनकी सरकार चली, और नीतीश जी से अगर कोई नहीं पूछने की हिम्मत जुटा रहा है कि आपने इस 15 साल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बिहार में क्या किया, तब तक हम वैसे ही रहेंगे, हम पीछे ही रहेंगे। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि हम सब जातिवाद से दूर हटके और आपस में भाईचारा कायम करते हुए आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में हम अपने मौजूदा विधायक से ये पूछें कि 5 साल आपने बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या किया है? आपकी सरकार 5 साल में बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या की है? एक्ट तो 2006 में बन गया जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए थे, सिंगल विंडो फैसिलिटीज भी है, इन्वेस्टर आ क्यों नहीं रहे हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो क्या वो टाइम नहीं आ गया है कि बिहार किसी और विकल्प की तरह जाए? थर्ड फ्रंट हो, फोर्थ फ्रंट हो, कोई फ्रंट हो, ये बड़ी ही गहरी चिंतन है। आज के डेट में बिहार के मैट्रिक के बाद से 80% स्टूडेंट का पलायन होता है, और हम बिहार के बच्चे दूसरे स्टेट के जीडीपी में इतना अच्छा योगदान देते हैं। क्या हमारे यहाँ एक अच्छा सा शिक्षा सिस्टम हो जाए, हमारे यहाँ अगर रोजगार मिले, तो क्या हम अपने बिहार के पैसों को बिहार में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं? मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों के सामने। लेट सपोज मेरे फादर कुछ पैसे कमा के इकट्ठा किए और मुझे पढ़ने के लिए कहीं भेज दिए, मुंबई हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, कहीं भी। तो वो पैसा जो बिहार में कमाया गया है वो किसी दूसरे स्टेट में हम फी के रूप में दे रहे हैं, रहने के रूप में दे रहे हैं, सब कुछ में दे रहे हैं। तो बिहार के पैसों को हम कहीं ना कहीं बाहर दे रहे हैं, जिसका कोई रिप्लाई नहीं है। इन सब मूलभूत चीजों पे सोचना पड़ेगा। ये चीज हमारे विधायक, ये चीज हमारे सांसद, ये चीज हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनके बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिलती है, हमारे बच्चों को अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है। पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि क्या हमारे पंचायत शिक्षक जो हैं रेगुलरली स्कूल जाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं? क्या हमारी यूनिवर्सिटी जो है 3 साल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है? तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। और उस मंत्री, विधायक, नेता जो भी है, जो भी ऑफिसर्स है, जो भी सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी तनख्वाह तो महीने में आ जाती है, उसकी फैसिलिटी तो आ जाती है, उसके बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। इसलिए
आरक्षण के नाम पे जितने लोग भी वोट देने वाले हैं वो अपनी ही जनरेशन को धोखा में डाल रहे हैं। जाति के नाम पे जितने लोग वोट देने वाले हैं वो अपनी ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह आप सबसे यही करना चाहूंगा, जो लोग भी मेरा वीडियो देखें अपना ओपिनियन तो डालें ही, कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं, क्या डेवलप कर सकते हैं। और रोजगार चूंकि ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है तो मैं अगली बार कुछ और डेटा के साथ, ये तो एक सार दिया है मैंने बिहार इंडस्ट्रीज पे मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।